हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि आपके इंग्लिश को एडवांस लेवल पर ले जाने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये स्ट्रक्चर्स और इनका क्या यूज़ है। अक्सर अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या, अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन तुम बहुत पछताओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ये हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन का मतलब होता है अगर ऐसा चलता रहा, या फिर अगर ऐसा ही चलता रहा, या फिर अगर ये चलता रहा। तीनों का सेम मीनिंग है, बस कहने का फ़र्क है। इफ़ दिस गोज़ ऑन नाम की एक नोवेल भी है जो कि एक अमेरिकन राइटर ने लिखी है। इसका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सिचुएशंस में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा डेली चॉकलेट्स खाता है या फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाता है, तो आप उन्हें सलाह देते हुए बोल सकते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। ये तो हो गई नेगेटिव सिचुएशन। और पॉजिटिव सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो बोले कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। एक्सक्यूज मी गाइज। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इफ़ दिस गोज़ ऑन और उसके बाद बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि उन एग्जांपल्स की मदद से आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फिर से फेल हो जाओगे। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल फेल अगेन। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या। इफ़ दिस गोज़ ऑन व्हाट वी विल ईट। यहाँ पर हम पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं, इसलिए हमने व्हाट विल वी ईट नहीं बोला, व्हाट वी विल ईट बोला है, और इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू कैन गेट द सक्सेस वेरी सून। अपनी रोज़ की लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो लेट है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आज वो बहुत खुश है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उसने तुमसे झूठ बोला। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए नो वंडर का यूज़ किया जाता है। नो वंडर का मतलब होता है इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपने अक्सर इसको सुना होगा। नो वंडर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी बात से बिल्कुल भी आश्चर्य ना हो, मतलब जब हम किसी बात से बिल्कुल भी शॉक्ड ना हो, क्योंकि या तो वो चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हो या फिर वो चीज़ अक्सर होती रहती हो। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि डेली क्लास में लेट आता है या फिर अक्सर क्लास में लेट आता है और आज भी वो लेट है, तो हम उससे बोल सकते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि तुम लेट हो, क्योंकि वो अक्सर लेट ही आता है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसका रूल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके रूल के लिए सबसे पहले हमें बोलना होता है नो वंडर और उसके बाद हमें बोलना होता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि उन एग्जांपल्स की मदद से आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो अमेरिका जा रहा है। नो वंडर ही इज़ गोइंग टू अमेरिका। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो लेट है। नो वंडर ही इज़ लेट। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो भूखा है, उसने आज कुछ नहीं खाया। नो वंडर ही इज़ हंग्री, ही डिडंट ईट एनीथिंग टुडे। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो अभी भी सो रहा है। नो वंडर ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आज वो बहुत खुश है। नो वंडर शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे।
गाइज हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जो कि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज़ किया जाता है। एक एडवांस इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर इसका यूज़ करते हैं। आप भी इसका यूज़ करके अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इसके हिंदी मीनिंग पर ना जाएं, बल्कि ये समझें कि इसको कब बोला जाता है, मतलब इसको किस सिचुएशन में बोला जाता है। गाइस ध्यान से सुनना, समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी को कुछ बताते हैं, किसी स्टोरी के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या फिर किसी चीज़ के बारे में, या फिर अपने बारे में, मतलब कुछ भी बताते हैं, कुछ भी, लेकिन हम उस बात को पूरा नहीं बताते, हम थोड़ा बहुत ही बताते हैं। अब पूरी बात ना बताने का कोई भी रीज़न हो सकता है। या तो हमें लगे कि इससे आगे का ऑलरेडी सबको पता है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं, या फिर हमें लगे कि बहुत लंबी कहानी है, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। तब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहुत बता देते हैं और एंड में बोल देते हैं एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। यही इस फ्रेज़ का यूज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की लव स्टोरी के बारे में किसी को बताएं और आप कहें कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, फिर दोनों ने शादी की, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसको यूज़ करने का रूल ये है कि सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बताएंगे जो भी हमें बताना है, और उसके बाद लास्ट में हम बोल देंगे एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आप केवल द रेस्ट इज़ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। They started job in same office, got married, and the rest is history। मतलब आपने एंड तक नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि उन्होंने एक ऑफिस में जॉब शुरू की, फिर उसके बाद शादी कर ली। She was super cute, intelligent, honest, and the rest is history। How did she learn English? She started reading newspapers of English language, joined English classes, studied seriously, and the rest is history। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि वो वाइट शर्ट में है, वो नीली साड़ी में है, मैं काले कोट में था, वो रेड गाउन में थी। इस तरह के सेंटेंसेस को करेक्ट तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए ड्रेस्ड इन का यूज़ किया जाता है। ड्रेस्ड इन, जो कि हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसके रूल के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है ड्रेस्ड इन, और ड्रेस्ड इन के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि उन एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स में था, या फिर वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहने हुए था। ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। इंग्लिश में पैंट को प्लूरल माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों पैरों के मिलाकर दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हमने पैंट्स बोला है। हम ब्लू जीन्स में थे, वी वर ड्रेस्ड इन ब्लू जीन्स। वो ओल्ड फैशन्ड कपड़ों में थी, शी वॉज ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स। वो रेड गाउन में हो सकती है, शी कैन बी ड्रेस्ड इन रेड गाउन। मैं उस दिन ब्लू शर्ट में नहीं था, ऑन दैट डे आई वॉज नॉट ड्रेस्ड इन ब्लू शर्ट। तुम्हें नए कपड़ों में होना चाहिए था, यू शुड हैव ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स। मेरे ख्याल से वो पिंक साड़ी में होगी, आई थिंक शी विल बी ड्रेस्ड इन पिंक साड़ी। हमारे एक व्यूअर ने हमसे दैट्स मोर लाइक इट के यूज़ के बारे में पूछा था, तो आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसको किस सिचुएशन में बोला जाता है। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, मतलब सही काम करता है, तो उसकी तारीफ़ करने के लिए, मतलब उसको एनकरेज करने के लिए हम बोलते हैं ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स मोर लाइक इट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दैट्स मोर लाइक इट का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह दूसरे फ्रेज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वो फ्रेज़ है दैट्स द स्पिरिट। दैट्स मोर लाइक इट और दैट्स द स्पिरिट, इन दोनों का ही मतलब होता है ये हुई ना बात। आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आपको ध्यान रहे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दैट्स द स्पिरिट बोलें, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता है। एक अच्छा स्पीकर वो ही होता है जो अपनी इंग्लिश को शो करने के मकसद से ना बोले, बल्कि इस मकसद से बोले कि सामने वाला समझ सके।
इसीलिए हम आपके लिए वही स्ट्रक्चर्स लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करने का कोई ख़ास रूल नहीं है। आप या तो डायरेक्ट केवल दैट्स द स्पिरिट बोल सकते हैं, या फिर आप कुछ एप्रिसिएशन वाले वर्ड्स बोलने के बाद दैट्स द स्पिरिट बोल सकते हैं। जैसे कि ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। ऑसम, दैट्स द स्पिरिट। आई नो आई कैन डू इट इफ़ आई कीप ट्राइंग, दैट्स द स्पिरिट। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन 5 स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स को देख के नए नए सेंटेंसेस बनाएं और डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।